बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। दादा दादी चचा और एक छोटी फुप्पो के अलावा हमारी फैमिली भी थी। अम्मी अब्बू मैं और मेरी एक छोटी बहन मरियम जो सेकंड ईयर में पढ़ती थी। हमारा लकड़ी का कारोबार था जिसको अब्बू संभालते थे। चचा को इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उन्हें किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं थी। अपनी मर्जी के मालिक और गैर जिम्मेदार किस्म के इंसान थे। किसी का उन पर जोर नहीं चल सकता था। मूड होता तो कोई काम करते, वरना ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते। खैर शादीशुदा थे, इसीलिए किसी जिम्मेदारी का ना एहसास था और ना ख्याल। दादी समेत अब्बू ने भी काफ़ी कोशिश की कि उनकी शादी करवा कर उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए, मगर नाकाम रहे। खानदान वालों को उनकी आदतों का पता था, इसीलिए कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं था। जबकि बाहर से जब दादी और अम्मी की कोशिशों से कोई रिश्ता मिलता तो वो उसमें भी कीड़े निकाल कर मना कर देते थे। दादी इसी वजह से चचा से नाराज रहती थी, मगर उन्हें तो किसी की परवाह नहीं थी। मैंने तो अम्मी को कई बार दबे लफ्जों में ये कहते हुए भी सुना कि चचा याश आदमी है, बाजारी औरतों के पास जाते हैं, इसीलिए शादी नहीं करते। मगर ये बात उन्होंने दादी के सामने कभी नहीं कही, मगर ये कहती थी कि दादा दादी और अब्बू सब इस हकीकत से वाकिफ हैं, मगर चचा को कोई रोक नहीं सकता, इसीलिए खामोश रहते हैं। और फिर एक दिन अनहोनी हो गई। चचा किसी अजनबी औरत को घर ले आए और कहा कि उन्होंने शादी कर ली है, अब ये उनकी बीवी है और यहीं रहेगी। दादा दादी समेत हम सब ने उनकी बीवी यानी चची को कबूल तो कर लिया था, मगर वो अच्छी किसी को भी ना लगी, क्योंकि शक्ल से ही चालाक और तेज तर्रार औरत लग रही थी। मगर सबने बादल नाखास्ता महज इसलिए उनकी बीवी को कबूल किया कि शायद इस तरह उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए और वो सुधर जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। रफ्ता रफ्ता चचा कुछ जिम्मेदार बनते गए और अब्बू के साथ काम करवाने लगे। इस तरह चची भी, जिनको पहले दादी पसंद न करती थी, आहिस्ता आहिस्ता दादी की चहेती बन गई। उन्होंने अपनी चर्ब जबानी से घर के तमाम मर्दों के साथ साथ दादी को भी अपने वश में कर लिया था और घर का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया, जो कि पहले अम्मी के हाथ में था। अब पूरे घर पर चची का ही राज था। उन्हीं की इजारादारी थी। दादी भी उन्हीं के गुण गाती थी। अम्मी की हैसियत घर में ना होने के बराबर रह गई थी। दादी, जो पहले अम्मी की सलीकामंदी और सुघड़ापे की तारीफें करती नहीं थकती थी, अब चची के भड़काने पर अम्मी के हर काम में कीड़े निकाला करती थी। और तो और अब्बू भी चची के गुण गाते थे। दादी और चची की हर बात को अहमियत देते, और अगर अम्मी भूले से कुछ कह भी देती तो वो उन पर नाराज होने लगते। मेरी और मरियम की तो पहले भी छोटा होने की वजह से कोई खास अहमियत नहीं थी। अगर किसी मामले में बोलने की कोशिश करते भी तो छोटा कहकर हमें चुप करवा दिया जाता था। और फिर चची के आने के बाद तो हम बिल्कुल ही खामोश तमाशाई बन के रह गए थे। एक बात मैंने चची की खास तौर पर नोट की थी, जो मुझे बहुत अजीब भी लगी थी। वो ये कि जब भी चची से उनके मैके वालों से मुतालिक सवाल किया जाता तो वो कुछ घबरा सी जाती थी। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वो बात बदल देती थी। अम्मी का ख्याल था कि या तो चची घर से भागी हुई हैं या फिर कोई बाजारी औरत ही है, क्योंकि एक तो उनकी चाल ढाल और लक्षण शरीफ औरतों वाले नहीं लगते थे, और दूसरा उनसे अक्सर एक औरत मिलने आती थी जिसको वो अपनी कज़न बताती थी। जर्क बर्ग कपड़ों में मलबूस बनी ठनी हुई खुरान सी वो औरत मुझे कुछ मशकूक सी लगा करती थी। क्यों मशकूक लगती थी, ये वजह मुझे खुद भी समझ नहीं आती थी। बस मेरी छठी हिस्स कहती कि ये औरत ठीक नहीं है। मेरी मौजूदगी में जब वो घर पर आती तो बड़े गौर से अक्सर करती नज़रों से हमारे पूरे घर का जायजा लेती थी। और दूसरा एक चीज़ जो पता नहीं मेरा वहम था या वाकई खतरे की घंटी थी, मैंने उसे कई बार अपनी बहन मरियम की तरफ घूरते पाया था। बहरहाल वो चची की रिश्तेदार थी और घर वालों पर चची की हुकूमत थी, लिहाजा मैं उसका घर में तो दाखिला बंद नहीं कर सकती थी, लेकिन मरियम को समझा सकती थी। मगर वो बेचारी इतनी सादा और भोली थी कि मेरी नसीहतों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी और चची का दिल जीतने के लिए भाग भाग कर उनके बताए हुए काम करती। घर का निज़ाम इसी तरह चल रहा था कि अचानक छोटी पुप्पो का रिश्ता तय हो गया और हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पुप्पो की शादी खानदान में ही हो रही थी। हम सब बहुत खुश थे, मगर खुशी के इस मौके पर हम पर एक क़यामत टूट पड़ी। जिस दिन हम मैरिज हॉल में बारात के इस्तकबाल के लिए गए, उस दिन मरियम को शदीद बुखार था। वो घर पर रुक गई थी, हमारे साथ न जा सकी।
अम्मी भी उसके साथ रुकना चाहती थी, मगर चची जोर देकर उन्हें साथ ले गई कि वो बारात का अकेले इस्तकबाल कैसे करेंगी। मेरा जाना भी ज़रूरी था, वरना मैं रुक जाता घर पर मरियम के साथ। खैर, जब पप्पू की रुखसती से हम वापस आए तो हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मरियम गायब थी। हमारे घर में रोना धोना शुरू हो गया था। मातमी फिजा छा गई थी। मैं और अम्मी गम से निढाल होने के साथ साथ शदीद हैरान थे कि आखिर मरियम घर से गायब हुई कहाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दुख के इस मौके पर रही सही कसर चची ने पूरी कर दी थी। हमारा गम बांटने या दिलजोई करने के बजाय उन्होंने मेरी मासूम बहन के शफाफ किरदार पर दिल खोल कर कीचड़ उछाला। सब खानदान वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि मेरी बहन आवारा थी, किसी के साथ भाग गई। मजीद तकलीफ की बात तो ये थी कि चची के इस घटिया इल्ज़ाम पर किसी ने उन्हें कुछ भी न कहा, बल्कि दादी तो उल्टा चची की हम ख्याल बन गई। अब्बू बिल्कुल खामोश थे, जबकि चचा और दादा की राय भी दादी की तरह चची जैसी ही थी। सिर्फ मैं और अम्मी ही ऐसे थे जिन्हें यकीन था कि हमारी मरियम ऐसा नहीं कर सकती। यकीनन उसके साथ कुछ हुआ है, उसे किसी ने अगवा किया है। मैं बहुत सोचता रहा। फिर अचानक माइंड में ख्याल आया कि हो सकता है कि कोई मरियम के पीछे पड़ा हो, क्योंकि वो कॉलेज जाती थी और कॉलेज आते जाते वक्त ऐसे वाक़यात बहुत होते हैं। हो सकता है कि मरियम के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो और डर के मारे मरियम ने हमसे जिक्र ना किया हो, फिर मौका देखकर उस शख्स ने मरियम को अगवा कर लिया हो। इस ख्याल ने मेरी रगों में शरारे दौड़ा दिए थे। मैंने मरियम की करीबी सहेलियों तक रसाई हासिल करके उन्हें खोजने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसा है जो मेरी बहन के पीछे पड़ा हो और फिर मौका देखकर ये हरकत कर डाली हो। फिर बहुत कोशिशों के बाद मरियम की एक करीबी सहेली से सुनगुन मिली कि एक लड़का ऐसा था जो कुछ अरसे से मरियम के पीछे पड़ा हुआ था। मेरे इसरार पर उसने बड़ी मुश्किलों से लड़के का नाम और एड्रेस ढूंढकर मुझे दिया। मैंने जब तहकीक की तो पता चला कि ये तो वही लड़का है जिसका कुछ अरसे पहले 3 बार मरियम के लिए रिश्ता भी आया और हमने तीनों ही बार इनकार किया। मरियम की सहेली ने यह भी बताया कि उसने उस लड़के को कई बार मरियम के रास्ते में भी खड़े देखा था, मगर उससे मुखातिब होते या बोलते हुए कभी नहीं देखा। मैंने उस लड़की के घर जाकर पता किया कि वो कुछ अरसे से घर से ही गायब है। मेरा दिमाग खोलने लगा। अगर वो गायब है तो फिर मरियम को भी यकीनन उसी ने गायब किया होगा। मैं इधर उधर से उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता रहा और उधर घर में अम्मी की रो रो कर हालत ख़राब हो चुकी थी। मरियम को गायब हुए 10 से ज़्यादा दिन हो चुके थे और अब्बू और चचा अपने तौर पर ढूंढ रहे थे। मैं और अम्मी तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना चाहते थे, मगर यहाँ भी हमारी एक न चली और चची ने सबके जहन में फतूर डाल दिया कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने से मजीद बदनामी होगी। लड़की तो वैसे ही भाग चुकी है, लिहाजा अब उसे ढूंढने से क्या फ़ायदा। अगर मिल भी गई तो इस सब के बाद कौन कबूल करेगा उसे। गर्ज के 24 घंटे वो इसी तरह की बातें करती रहती। नतीजा ये निकला कि अब्बू और चचा ने चची की मरियम की भागने वाली बात पर यकीन करते हुए उसे ढूंढने का सिलसिला ही मौकूफ़ कर दिया। बल्कि चचा तो ये तक भी कहते थे कि अगर मिल भी गई तो मैं खुद गोली मारूंगा उसे। दादी और चची उठते बैठते, अम्मी और मुझे सुना सुना कर मरियम को बद्दुआएं देती। मैं तो लड़का था, सब्र करता, मगर अम्मी का एक तो मरियम की जुदाई और दूसरा दादी और चची के गलीज़ इल्ज़ामात सुनकर दिल कटता रहता, मगर उन दोनों को अम्मी पर तरस नहीं आता था। चची की बातों में आकर अब्बू ने अम्मी पर गुस्सा करना भी शुरू कर दिया था। उनके दिमाग ने भी चची की इस बात पर यकीन कर लिया था कि मरियम भाग गई है। इसीलिए वो अम्मी पर चिल्लाते और गुस्सा करते कि तुमने बेटी की सही तरबियत नहीं की, इसीलिए वो हमारे मुंह पर कालक मल कर चली गई। अम्मी रो रो कर कहती कि नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मुझे यकीन है कि वो हरगिज़ भागी नहीं, बल्कि उसे किसी ने अगवा किया है। चची सुन लेती तो तंज़िया अंदाज में कहती कि हाँ, तुम्हारी बेटी तो हसीना आलम थी ना, जो किसी ने उसे अगवा कर लिया। खैर 1 महीना गुजर चुका था। अब्बू और चचा ने मरियम की तलाश बंद कर दी थी और उसे भुलाकर अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गए थे, लेकिन मैंने मरियम की तलाश जारी रखी और बिलाखिर मुझे एक क्लू मिल गया, उस लड़के का एक जगह छुपा होने का। मैंने अपने 2 करीबी दोस्तों को साथ लिया और उस जगह पहुंच गया। वो जगह जंगल के करीब एक कच्चा घर था, जहां वो लड़का अजीबो गरीब हुलिया बनाए, गले में मालाएं पहने, कोई चिल्लाए या वजीफा करने में मसरूफ़ था। हमें देखकर जब उसने भागने की कोशिश की तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि मरियम को उसी ने उठाया है। हमने उसे भागने से पहले पकड़ लिया और वहीं बांधकर पहले खूब पिटाई की, फिर मरियम के बारे में पूछा।
तो वो साफ मुकर गया कि उसे तो कुछ नहीं पता। मुझे सख्त ताव चढ़ा। मैं दोस्तों की मदद से उसे उठाकर एक दूसरी जगह ले गया। ये एक दोस्त का खाली मकान था। मेरा इरादा था कि यहाँ उसकी अच्छे से मरम्मत करके मरियम के बारे में उगलवाऊंगा। मैंने उसे बहुत पीटा, मगर इतनी मार खाने के बावजूद भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसे मरियम के बारे में कुछ नहीं पता। ये तो उसने तस्लीम कर लिया था कि वो मरियम का पीछा करता था, मगर मरियम को उसने अगवा किया, ये बात मानने के लिए वो हरगिज तैयार न था। एक और चीज़ जिसने मुझे उस पर शक जारी रखने पर मजबूर किया वो ये थी कि जब मैंने उससे सवाल किया कि वो जंगल वाले इस कच्चे घर में इतने दिनों से क्यों छुपा हुआ था, क्या कर रहा था, तो वो ये बात बता नहीं रहा था। दूसरा, उसने मुझे अपने घर छोड़ने की जो डेट बताई, ये वही डेट थी जिस डेट को मरियम घर से गायब हुई थी। उसके घर वालों ने उस वक्त मुझसे झूठ बोला था कि वो काफ़ी अरसे से घर से गायब था। ये सारी चीज़ें मुझे उस पर शक करने पर मजबूर कर रही थी। मैं उससे मरियम के बारे में उगलवाने में तो नाकाम रहा, ताहम उस पर शक बरकरार था। अब जब तक मरियम मिलना चाहती, मैं उसे हरगिज छोड़ने वाला नहीं था। इसीलिए मैंने उसे वहीं बंद कर दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे ढूंढूं अपनी बहन को, जो न जाने कहां और किस हाल में थी। उसकी जुदाई में अम्मी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो बिल्कुल चारपाई से लग गई थी। चची और दादी के तानों ने उन्हें निढाल कर दिया था। ऊपर से अब्बा का रवैया, वो ये सब झेल नहीं पा रही थी। मैं सख्त परेशान था कि अम्मी को संभालूं या मरियम को ढूंढूं। कई बार पुलिस स्टेशन जाने का इरादा भी किया, मगर ये सोचकर रुक जाता कि अगर अब्बा को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे सख्ती से वार्न किया हुआ था कि पुलिस तक बात नहीं जानी चाहिए, वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे। मैं चला भी जाता पुलिस के पास, मुझे अपनी परवाह नहीं थी। अब्बा चाहे जो भी करते मेरे साथ, मगर मसला ये था कि उन्होंने अम्मी को छोड़ने की धमकी दी थी, जिसने मुझे मजबूर कर दिया था कि अगर ढूंढना है तो खुद ही ढूंढो मरियम को। उन्हीं दिनों एक और बात मेरे इल्म में आई कि अब्बा का एक शागिर्द जो उनके पास लकड़ी का काम करता था, उसने मुझे बताया कि मरियम के गायब होने से 2 रोज़ कबल अब्बा का मुश्ताक गुज्जर से झगड़ा हुआ था लकड़ी के पीछे। मुश्ताक गुज्जर का भी लकड़ी का ही कारोबार था, मगर वो गैर कानूनी काम करता था। जंगल से हुकूमत की लकड़ी चुराकर अपना कारखाना चला रहा था, जबकि हम लकड़ी खरीदा करते थे। उसके और अब्बा के बीच लकड़ी को लेकर ही उस दिन तनाज़ा हुआ था। मुश्ताक गुज्जर ने अब्बा को संगीन नताइज की धमकी दी थी। मरियम के बारे में भी इशारतन धमकाया था। ये सब सुनकर मेरा खून एक बार फिर कनपट्टियों में गर्दिश करने लगा था, मगर मैं मुश्ताक गुज्जर पर हाथ डालने से पहले अब्बा से इस वाक़े की तस्दीक करना चाहता था। इसीलिए जब मैंने अब्बा से पूछा तो वो बुरी तरह मुझ पर बरस पड़े कि मुश्ताक गुज्जर का तुम्हारी बहन के मामले में कोई हाथ नहीं, तुम्हारी बहन खुद घर से भागी है। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त किया था, ताहम मुश्ताक गुज्जर को मैं छोड़ने वाला नहीं था। इसीलिए अपने दोस्तों को साथ लिए मैं मुश्ताक गुज्जर के कारखाने पहुंच गया। जब वहां मैंने उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो वो कमीना मरियम के बारे में गंदी गंदी बातें बकने लगा। मैं बर्दाश्त न कर सका, लिहाजा मेरा मुश्ताक गुज्जर और उसके आदमियों के साथ हाथापाई हो गई। खूब जोरदार लड़ाई हुई, जिनमें पलड़ा उन्हीं का भारी रहा। मैं और मेरे दोस्त पूरी तरह मार खाकर अस्पताल पहुंच गए। अब्बा ने इस हुकूमतूली की कुछ इस तरह से सजा दी कि मुझे घर से ही निकाल दिया। एक दोस्त की सिफारिश से एक ऑफिस में गुजारे लायक नौकरी मिल गई और साथ में रिहाइश के लिए कमरा भी। मुझे उस घर में रहने का शौक भी नहीं था जहां मेरी बहन के लिए सबके दिलों में नफरत और जबान पर गलीज इल्जामात थे। मुझे और मेरी मां को जहनी तौर पर टॉर्चर किया जाता। मैं सिर्फ अम्मी के लिए मजबूर था, उनसे मिलने के लिए तड़प रहा था। दिन में अब्बा कारखाने में होते थे। मैं 3-4 बार छुपकर अम्मी से मिलने भी गया, मगर हर बार दरवाज़ा खोलने वाली चची ही होती थी, जो मुझे खूब सख्त बातें सुनाकर दरवाजे से ही चलता कर देती थी। मजीद दुख की बात यह थी कि दादी को भी मुझ पर और अम्मी पर रहम ना आता। दरवाजे पर खड़ी अम्मी से मिलने के लिए मैं तड़पता रहता और घर के अंदर अम्मी, मगर दादी और चची हमें मिलने न देती। कुछ अरसे बाद अचानक दादी का इंतकाल हो गया। दादी के इंतकाल पर भी अब्बा ने मुझे घर में नहीं आने दिया था। दादी के मरने के बाद अम्मी से मिलने में रुकावट सिर्फ चची थी, क्योंकि दादा माजूर थे और अपने कमरे में ही पड़े रहते थे, जबकि अब्बा और चचा तो वैसे भी कारखाने में होते थे। मैंने इसका भी हल निकाल लिया था। हाशिर हमारा पड़ोसी था, जिसका घर हमारे घर के बिल्कुल करीब था। वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था।
2 सालों से मेरे पास मुफ्त में मैथ पढ़ रहा था। उसके ज़िम्मे मैंने ये काम लगा दिया था कि जब चची घर से बाहर जाए तो वो मुझे इन्फॉर्म करे। लिहाजा जब भी दिन को चची घर से बाहर जाती, हाशिर ने नज़र रखी होती और वो मुझे बता देता, और यूं मैं अम्मी से मिलने के लिए पहुंच जाता, जो कि अब चारपाई की होकर रह गई थी। हर बार वो उम्मीद और आस भरी नज़रों से मुझे देखते हुए मरियम का पूछती और मैं उन्हें झूठी उम्मीदें और तसल्लियां देकर वापस आ जाता। ये सच था कि 1 साल गुजरने के बावजूद मेरी तलाश जारी थी, मगर अब तक मरियम के बारे में ज़रा सा भी सुराग नहीं मिला था। जिस लड़के को मैंने मरियम के अगवा के शुबे में उठाया था, उससे भी कुछ ना हासिल होने की सूरत में 3 माह बाद छोड़ दिया था। मुश्ताक गुज्जर पर भी मुतवातिर नज़र रखी हुई थी, और फिर जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि चचा और मुश्ताक गुज्जर में बड़ा याराना है, अब्बा से चोरी छुपे चचा उस मुश्ताक गुज्जर से मिलते हैं, तब मेरा शक और भी पुख्ता हो गया था। मेरे जहन में एक ख्याल बैठ गया था कि अगर मुश्ताक गुज्जर ने मरियम को अगवा किया था तो इसमें यकीनन चचा भी शामिल होंगे, क्योंकि वो शुरू से ही बड़े खुदगर्ज और पैसों के मामले में बेहद लालची रहे थे। मैंने चुपचाप चचा और मुश्ताक गुज्जर की निगरानी शुरू कर दी और अपने दोस्तों के भी जिम्मे लगाया कि वो उन पर नज़र रखें। बहुत अरसे नज़र रखने के बावजूद कोई ज़रा सा भी क्लू हाथ नहीं लगा, तो मैं सख्त मायूस हो गया। उन्हीं दिनों दादा का भी इंतकाल हो गया। मैंने एक बार फिर घर जाने की कोशिश की, मगर अब्बा न जाने क्यों इतने पत्थर दिल बन चुके थे कि उन्होंने मुझे जनाजे में तो शरीक होने दिया, मगर घर के अंदर दाखिल न होने दिया। मुझे समझ नहीं आती थी कि इतने अरसा गुजर जाने के बावजूद अब्बा का दिल मेरी तरफ से नरम क्यों नहीं हो रहा। वो क्यों इतने संगदिल बने हुए हैं मेरे और अम्मी के लिए। इस सवाल का जवाब बातों बातों में मुझे हाशिर से मिला। उसने कहा कि उसे अपनी अम्मी के ज़रिए पता चला है कि चचा और चची अब्बा को मेरे खिलाफ भड़काते हैं कि मैं गलत कामों में मुलविस हूँ और मेरा चाल चलन ठीक नहीं है। लिहाजा वो मुझे अपनी जायदाद से आग करके सब कुछ चचा के नाम कर दें। अगरचे मुझे जायदाद का कोई लालच नहीं था, मगर चचा चची की खुदगर्जी और अब्बा की बेहिसी का दुख जरूर था। दिन इसी तरह से बेकैफ गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक हाशिर के जरिए अम्मी की वफात का पता चला। फिर मरियम के लापता होने के पूरे 4 साल बाद अम्मी की आस और उम्मीदों ने दम तोड़ दिया और वो मरियम को देखने की हसरत दिल में लिए जहाने फानी से कूच कर गई। मैं धाड़े मार मार कर रोता रहा। अब्बा की संगदिली इस बार इतनी उरूज पर थी कि मेरी 1000 मिन्नतों के बावजूद भी उन्होंने मुझे अम्मी का चेहरा न देखने दिया। मैं अम्मी की कब्र पर जाकर सिसकता रहा। उनकी कब्र पर हाथ रखकर मैंने कसम खाई कि मरियम का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा, चाहे जिंदा या मुर्दा, और इससे पहले मैं उनकी कब्र पर नहीं आऊंगा जब तक मरियम के मुतालिक मेरे पास कोई खबर नहीं होगी। मैंने अहद किया और चला आया। अब मैंने पूरे जोरों शोर से एक बार फिर मरियम को ढूंढना शुरू कर दिया था। अब तो अम्मी की मजबूरी भी नहीं रही थी, लिहाजा मैं पुलिस स्टेशन चला गया। जब वहां के एसएचओ को पता चला कि 4 साल पुराना केस है, तो उसने खूब जलील किया मुझे कि रिपोर्ट लिखवानी थी तो 4 साल पहले आते। लड़की जिसके साथ भागी होगी, अब तो शायद 3-4 बच्चे भी होंगे उसके। मैं सब्र के घूंट पीकर नाकाम व नामुराद पुलिस स्टेशन से वापस लौट आया था। ताहम हिम्मत नहीं हारी थी और तलाश जारी रखी। सुबह काम पर जाता और छुट्टी के बाद सारा वक्त इधर उधर घूमकर मरियम को ढूंढने की कोशिश करता। दिन इसी तरह पड़ लगाकर उड़ते गए और बिलाखिर 4 साल मजीद गुजर गए। अम्मी की वफात के बाद मैंने दोबारा कभी घर जाने की कोशिश नहीं की। हाशिर से भी कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे अब अब्बा या चचा लोगों के बारे में कुछ नहीं जानना था। मुझे ऑफिस की तरफ से दूसरे शहर भेज दिया गया। उनकी दूसरी ब्रांच में ये नहीं खुली थी। मैं नए शहर में आ गया था। चुपचाप मैंने खुद को काम में बिजी कर लिया। मेरा रिकॉर्ड बेहतर होने की वजह से मेरी प्रमोशन भी हो गई थी। यहाँ आने के बाद मैंने मरियम की तलाश छोड़ दी थी, क्योंकि अब इतने साल गुजरने के बाद मैं भी शदीद नाउमीद हो चुका था। नया ऑफिस रिहाइश से ज़रा दूर था, मुझे बस से जाना पड़ता था। एक दिन सुबह मामूल के मुताबिक ऑफिस जाने के लिए मैं बस में बैठा। ऑफिस रिहाइश गाह से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर था। ऑफिस से पहले बस 3 स्टॉप पर रुकती थी और मेरा स्टॉप आखिर वाला था। उस दिन भी रोज़ की तरह बस स्टॉप पर 10 मिनट के लिए रुकी। मैं खिड़की के साथ बैठा, उदास और थकी थकी निगाहों से बाहर के मनाजिर देख रहा था कि एकदम एक मंजर पर मेरी नज़र पड़ी और रुक गई। स्टॉप से थोड़ा दूर काली चादर में लिपटी एक लड़की, जिसने चादर से चेहरा तो छुपाया हुआ था
मगर कद काट, जिसामत और चलने का अंदाज हूबहू मरियम जैसा था। साथ में 3-4 छोटे छोटे बच्चे। वो किसी रिक्शे में सवार हो रही थी। सिर्फ एक पल के लिए एक झलक ही देखी थी मैंने उसकी, और बस चल पड़ी थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क उठा था। जब तक मैं मुकम्मल होश में आकर कंडक्टर से बस रुकवाता, तब तक बस बहुत आगे निकल चुकी थी। ताहम फिर भी मैं बस से उतरकर फुल स्पीड में उस स्टॉप पर भागता हुआ पहुंचा था। मुझे कम से कम 10 मिनट लगे थे वहां पहुंचने में। तब तक वो रिक्शा जिसमें मरियम जैसी दिखने वाली लड़की बैठी हुई थी वहां से जा चुका था। मैं पागलों की तरह स्टॉप पर खड़े एक एक आदमी से उस रिक्शे के बारे में पूछ रहा था। किसी ने लाइल्मी का इजहार किया तो किसी ने दाएं तरफ इशारा किया और किसी ने बाएं तरफ। दाएं बाएं हर तरफ मैं दौड़ा और फिर थक कर सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। आज मरियम को गुम हुए 9 साल होने वाले थे। पहली बार मुझे किसी लड़की पर मरियम होने का गुमान हुआ था, और अफसोस कि मैं उस तक पहुंच भी ना सका। अगले कई दिन मैं इसी दुख में मुब्तला अपने कमरे में पड़ा रहा। नौकरी पर भी नहीं जा सका था। मैं सोचता रहा कि कहाँ जाकर ढूंढूं। मेरा एक करीबी दोस्त, जो कि शुरू से ही मरियम को ढूंढने में मेरे साथ रहा था, उससे जब मैंने अपनी परेशानी शेयर की तो उसने मशवरा दिया कि जिस जगह मैंने मरियम जैसी उस लड़की को देखा था, मुझे उसी जगह जाकर देखना चाहिए। उसके साथ बच्चे थे, या तो आसपास कोई मार्केट होगी जहां वो शॉपिंग के लिए आई होगी, और मुमकिन है कि अक्सर आती रहती हो, या फिर कोई बच्चों वाला डॉक्टर या दमदरूद वाला बाबा होगा, क्योंकि इतने बच्चों के साथ कहीं जाना यकीनन किसी ऐसी ही वजह के लिए होगा। वहां कोई पार्क या पिकनिक पॉइंट नहीं था जिससे ये सोचा जा सकता कि वो लड़की वहां बच्चों के साथ एंजॉय करने आई हो। मैंने दोस्त के मशवरे पर अमल करते हुए वहां जाकर इधर उधर खोजना शुरू किया, मगर ना तो कोई मार्केट मिली और ना ही कोई चाइल्ड डॉक्टर का क्लिनिक। लेकिन हाँ, एक पीर बाबा का आस्थाना जरूर था, जहां दूर दराज से लोग अपने बच्चों को दम करवाने आते थे। मुझे पक्का यकीन तो नहीं था, मगर एक मुहिम सी उम्मीद के सहारे मैंने उस आस्थाने पर जाना शुरू कर दिया था। वहां काफी औरतें अपने बच्चों को लेकर आई हुई थी। सबके चेहरों और चाल ढाल को गौर से देखते हुए मैं मरियम को ढूंढने की कोशिश करता, और बिलाखिर एक दिन वो हो ही गया जिसके लिए मैं इतने सालों से मेहनत और दुआएं कर रहा था। बाबा के आस्थाने के बाहर औरतों वाली जगह से थोड़ा दूर मैं बैठा हर आने जाने वाली औरत को गौर से देख रहा था कि मैंने उसी लड़की को देखा, काली चादर में लिपटी 2 बच्चों का हाथ पकड़े धीरे धीरे चलती हुई। उसके चेहरे पर चादर थी, मगर न जाने कहां से हवा के एक झोंका आया और उसके चेहरे से चादर हट गई। मैं जो सांस रोके निगाहें उस पर जमाए बैठा था, साकत रह गया। भूरी आंखें, पतला नाक, पतले पतले होंठों वाली वो मरियम थी। हाँ, वो मरियम ही थी। मैं पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ा था। मरियम मरियम कहकर मैंने जब उससे पुकारा तो उसने फौरन मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मैंने सरासीम की देखी थी। वो बड़ी तेजी से वापस पलटी थी। मैं उसके पीछे दौड़ा था, मगर मेरे सामने एक मूंछों वाला हट्टा कट्टा खौफनाक किस्म का आदमी आ गया था, जिसने सख्त नजरों से घूरते हुए कहा कि क्या मसला है। जब मैंने कहा कि वो मेरी बहन मरियम है, तो उस आदमी ने मुझ पर गरजते हुए कहा कि वो उसकी बीवी है और उसका नाम मरियम नहीं है। मगर मेरा दिल कह रहा था कि वो मेरी ही मरियम है। मैं मुसलसल उसे ऊंची आवाज में मरियम मरियम पुकार रहा था। मेरी चीखों पुकार पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, और वो मोटा मूंछों वाला आदमी मुझे गालियां और धक्के देता मरियम को वहां से ले गया था। मैंने पीछे जाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया कि वो मूंछों वाला खतरनाक आदमी है, मैं इसके पीछे ना जाऊं वरना वो मुझे मार देगा। बड़ी मुश्किल से मैंने लोगों से खुद को छुड़ाया था और उस रिक्शे के पीछे दौड़ा जिसमें वो मूंछों वाला आदमी मरियम को लेकर जा रहा था। पैदल दौड़ते हुए मुझे ख्याल आया कि अगर इसी तरह दौड़ता रहा तो एक बार फिर मरियम को खो दूंगा। मुझे किसी टैक्सी या रिक्शे में बैठकर चोरी छुपे उस मरियम वाले रिक्शे का पीछा करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वो रहती कहाँ है। एक बार जगह का पता चल जाता तो फिर पुलिस को लेकर छापा पड़वा कर मरियम को बाजियाब करवाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। एक टैक्सी में बैठकर मुनासिब फासला रखते हुए मैंने रिक्शे का पीछा किया और फिर उस बिल्डिंग के करीब पहुंचकर जहां वो आदमी मेरी बहन को लेकर गया था, वहां साइड में छुपकर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगा, जिसको मैंने रास्ते में ही फोन कर दिया था। उसका बहनोई पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, जिससे उसने मेरे लिए मदद मांगी थी। अब मुझे तब तक वहां छुपकर उस बिल्डिंग पर नजर रखनी थी
जब तक वहां पुलिस न पहुंच जाती। और फिर वो हुआ जिसने मेरे कदमों के नीचे से जमीन खींच ली थी। पुलिस ने जब उस बिल्डिंग पर रेड किया तो वो जिस्म फरोशी का अड्डा निकला। मेरी बहन मरियम भी जिस्म फरोश औरतों में शामिल थी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 5 दिन जेल में गुजारने के बाद मेरे दोस्त के उसी पुलिस वाले बहनोई की मदद से मरियम की रिहाई मुमकिन हुई और बिलाखिर 9 साल और 9 दिन बाद मेरी बहन मरियम मेरे सामने थी। हम दोनों एक दूसरे से नजरें चुराकर सिर्फ रोते ही रहे। बिलाखिर पूछना तो था कि वो जुल्म का शिकार कैसे हुई। जब मरियम की ज़बानी उसके मुजरिम का पता चला तो गम और गुस्से से मेरा खून खौलने लगा। उसी वक्त पुलिस को लेकर मैं 5 साल बाद अपने घर में दाखिल हुआ। सहन में अब्बा के साथ बैठे चचा चची को मैंने बेहद नफरत अंगेज निगाहों से देखा था। जी हाँ, मरियम की मुजरिम कोई और नहीं बल्कि चचा चची ही थी। चची की हकीकत भी इतने सालों बाद मुझे मालूम हुई थी। वो एक तवाइफ थी जिसके जुल्फों के चचा असीर हुए थे। चची जिस्म फरोशी से उकता चुकी थी, इसीलिए शादी करके घर बसाना चाहती थी। चचा को उन्होंने शीशे में उतारकर शादी के लिए रजामंद कर लिया था। कोठे वाले मुफ्त में चाची को उनके हवाले करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने चाची के बदले 10 लाख मांगे थे। चचा को वो 10 लाख अब्बा के दुश्मन मुश्ताक गुज्जर ने शर्त पर दिए थे कि वो अब्बा के कारोबार में शामिल होकर उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाकर मुश्ताक गुज्जर को फायदा पहुंचाएगा। अब्बा चचा की चालाकियों को नहीं समझ पाए थे। अब्बा का सारा कारोबार औने पौने दामों गुज्जर के पास बेच चुके थे। अब अब्बा चचा चची के मोहताज पड़े थे। मरियम को चाची ने ही अगवा करवा कर कोठे वालों के हवाले किया था और चचा भी इस बात से वाकिफ थे। चची पहले तो जुर्म को कबूल करने से इनकार करती रही, फिर जब लेडी पुलिस की मार पड़ी तो सब एतराफ़ कर लिया कि उनके कोठे वाले शादी के बाद उन्हें चैन से नहीं रहने दे रहे थे। उन्हें दोबारा धंधे में आने के लिए जोर दे रहे थे और बात मानने की सूरत में ससुराल वालों को उनकी असलियत से आगाह करने की धमकी दे रही थी। चची इस सूरत हाल में परेशान थी क्योंकि अगर ससुराल वालों यानी दादा दादी और अब्बू को पता चल जाता तो उनके हक में अच्छा न होता और कंगली चचा के साथ रहने के लिए वो किसी सूरत भी तैयार नहीं थी। कोठे वाले चची की बहन को भेजते थे धमकी देकर। वो औरत जो हमारे घर आती थी वो असल में चची की अपनी ही बहन थी। चची की अपनी बहन और माँ जो कि कोठे वाली बाई थी, चची को दोबारा धंधे के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। और फिर चची की बहन की अचानक मरियम पर नजर पड़ी थी और उसने कोठे पर जाकर बाई को मरियम के मुतालिक बताया तो उन लोगों ने चची से कहा कि अगर वो चाहती है कि उसकी जिंदगी में सुकून रहने दिया जाए तो अपने शौहर की भतीजी मरियम को किसी तरह उनके हवाले कर दे। खुद गर्ज और मक्कार चची ने अपनी आसाइशों भरी जिंदगी बचाने के लिए मेरी बहन को बलि चढ़ा दिया। फुप्पो की शादी वाले दिन चची की मदद से उन लोगों ने मरियम को अगवा कर लिया और उस शहर से ले आए। यहाँ वो लोग 9 साल से मरियम से धंधा करवा रहे थे। शुरू में भरपूर एहतजाज के बाद बिलाखिर मरियम ने जिंदगी से समझौता कर लिया था। वो मोटा आदमी जो मरियम के साथ था वो चची का भाई निकला। वो मरियम का शौहर भी नहीं था। 9 साल से वो मरियम का इस्तेमाल कर रहा था। उसी से 5 नाजायज बच्चियां पैदा हुईं जिनको जबरदस्ती जन्म दिलवाया गया ताकि वो उन बच्चियों के बड़े होने के बाद उन्हें भी तवाइफे बनाकर दौलत कमा सके। मरियम की कहानी सुनने के बाद मेरा दिल चाहा कि खुद को गोली मार दूं। मेरी बहन 9 साल तक इतने बुरे हालात से गुजरती रही। 5 नाजायज लड़कियों को जन्म दिलवाया गया और मैं उसे बचा भी ना सका। पूरे 9 साल 10 दिन बाद मैं मरियम को अम्मी की कब्र पर ले गया। अम्मी की कब्र पर 9 साल पहले हाथ रखकर जो वादा किया था मैंने पूरा कर दिया था। पुलिस की तफ्तीश के मराहिल मुकम्मल होने के बाद चचा चची समेत मरियम के तमाम मुजरिमों को सजा मिल गई थी। मरियम की बेटियों को भी हमारे हवाले कर दिया गया। उन बच्चियों का कोई कसूर नहीं था। वो मेरी बहन के वजूद का हिस्सा थी, इसीलिए मैंने और अब्बा ने खुले दिल से उन्हें अपनाया था। जी हाँ, मैं बताना भूल गया। अब्बा ने मुझसे और मरियम दोनों से माफ़ी मांगकर हमें गले से लगाया था। मरियम को नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाने में अब्बा और मुझे 5 महीने लगे। फिर 5 माह बाद हमने सादगी से मरियम का निकाह एक शरीफ आदमी से कर दिया। उस शरीफ आदमी से जो 9 साल से मरियम से सच्चा इश्क कर रहा था, उसे पाने के लिए वजीफे और चिल्ले काट रहा था। बिल्कुल, आप सही समझे। मरियम का शौहर वही था जिसको 9 साल पहले मरियम के अगवा के शुबे में मैंने अगवा किया था। उस लड़के के जो अब 35 साल का एक मर्द था। वजीफे और चिल्ले अब समझ में आए थे।
जो 9 साल पहले इतनी मार खाने के बावजूद भी नहीं बताया था। उसने मरियम को और उसकी 5 बच्चियों को बड़े खुले दिल से कबूल करके उनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उठाई थी। मरियम की जिंदगी सेट हुई तो अब्बा को मेरी फिक्र होने लगी। बिलाखिर उनकी और मरियम की कोशिशों से एक अच्छी सी शरीक हयात मुझे भी मिल गई है और अब हम अपनी जिंदगियों में मगन हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।